इजी है मैम, पर बार बार भूल जा रही हूँ कॉन्सेप्ट। वो रिवाइज। एक बार भी लर्न नहीं होंगे जयश्री, वो रिवाइज करने पड़ेंगे मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। और करंट अफेयर से, अगर न्यूज़पेपर से आप डेली पढ़ रहे हो, फिर तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें रिपीट होती रहती हैं चीजें। तो न्यूज़पेपर पे फोकस करो और आर्टिकल्स पढ़ो। ठीक है। कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी। हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, वोडाफोन। ठीक है। इसमें क्या था, एक वोडाफोन की कंपनी थी ब्रिटेन में। ठीक है। इसी की एक सब्सिडरी कंपनी थी नीदरलैंड में। किसकी? वोडाफोन की वोडाफोन। सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। और एक कंपनी थी CGP कंपनी, केमन आइलैंड में। आपको इन कंपनीज का नाम याद नहीं रखना है, बस केस पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या था, ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और एक कंपनी थी HDIL, हांगकांग में। ये जो कंपनी है HDIL, इसकी ये सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, समझ में आया? एक वोडाफोन कंपनी है ब्रिटेन में, उसकी सब्सिडरी कंपनी है नीदरलैंड में। एक और कंपनी है HDIL हांगकांग में, उसकी सब्सिडरी कंपनी है CGP कंपनी, केमन आइलैंड में। ठीक है। क्या होता है, जो HDIL है, ये अपनी इस सब्सिडरी कंपनी को वोडाफोन की इस सब्सिडरी कंपनी को सेल कर देता है। तो क्या हुआ, जो नीदरलैंड में सब्सिडरी कंपनी है वोडाफोन की, वो इसको खरीद लेती है। सेलर कौन हुआ? ये सेल कर दिया। ठीक है, समझ में आया यहां तक? फिर क्या होता है, जो ये CGP कंपनी है, इसके पास ओनरशिप होती है हज की। आप लोगों ने इस टाइम सुना होगा, हज वोडाफोन बन गया। सुना था? सबको पता है? किसी को आइडिया नहीं है? अरे यार, सेम जनरेशन से तो हो। पता है मैम, वो वोडाफोन आइडिया हुआ वो? नहीं, इसके पास एकदम पहले। इसके पास ओनरशिप थी हज की। ठीक है। और ये कंपनी कहाँ थी? भारत में। अब भारत इस पे किसी पे भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा सकता। सारी डीलिंग कहाँ हो रही है? केमन आइलैंड, हांगकांग।
की मेन कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है केमन आइलैंड में, वो सेल कर रही है नीदरलैंड में, तो क्या भारत इस पर टैक्स लगा सकता है? लेकिन इसके पास ओनरशिप किसकी है? हज की। तो गवर्नमेंट का कहना था कि हमें इस पे कैपिटल गेन टैक्स चाहिए, और यहां से आया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। लेकिन इस कंडीशन तक कोई भी ऐसा इनकम टैक्स में लॉ नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो भारत सरकार कौन सा टैक्स लेगी और कितना परसेंट लेगी। ठीक है, तो देखा जाए तो वोडाफोन अपनी जगह सही है, उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि कोई ऐसा लॉ ही नहीं है ना? क्लियर है? समझ में आया? मयूरी थोड़ा कुछ डाउट है? मैम डेफिनेशन कैसे लिखूं वो सोच रही थी। हाँ मैं बताऊंगी कैसे लिखो, आप बस कंसेप्ट समझो कि क्या है, इतना समझ में आया? क्लियर है? यस मैम। कंसेप्ट समझो, अगर डेफिनेशन किसी चीज की नहीं समझ में आ रही है आप लोग मुझे बताओ, मैं लिखवाऊंगी उसको कैसे लिखना है, ठीक है? बट कंसेप्ट समझ में आया? यहाँ से गवर्नमेंट क्या कहती है, उसने देखा कि अगर ऐसा भी कुछ पॉसिबल है टैक्स अवॉइड करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या लगाती है? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, मतलब पुराना टैक्स, कि अगर पहले से ऐसा जितनी भी कंपनीज ने किया है उन सब पे अब हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 2012 में लॉ चेंज किया कि 1961 से जिसने भी ऐसा किया है हम उस पर टैक्स लेंगे। ठीक है, कब से? 1961 से। अब इसमें वोडाफोन क्या सॉल्यूशन निकालता है? वोडाफोन कहता है कि 1995 में इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया था नीदरलैंड के साथ, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। इसमें क्या था कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होती है तो जो अग्रीड होगा, जैसे यहाँ पे वोडाफोन हो गया अग्रीड, वो कंप्लेन कर सकता है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स में। ये कहाँ कहाँ थे? सिंगापुर, नीदरलैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ गया यहाँ तक? तो वोडाफोन केस फाइल कर देता है नीदरलैंड में। ठीक है, तो पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट तो कह देती है कि वोडाफोन एकदम करेक्ट है, लेकिन फिर भी इसमें फिर इसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट गवर्नमेंट लेकर आ जाती है। फिर उसके लिए सॉल्यूशन वोडाफोन निकालता है कि आप 1995 में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, कि इसमें अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई अग्रीड पार्टी है, तो वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में कंप्लेन कर सकती है। वो कहा थी? सिंगापुर, नीदरलैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्लेसेस पे थी। तो वोडाफोन नीदरलैंड में कंप्लेन कर देता है। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है सबको? अब क्या होता है नीदरलैंड में? वो भी यही कहते हैं कि ये गलत तरीका है भारत सरकार का, ऐसे टैक्स नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई लॉ नहीं था। फिर सिमिलर केस होता है, एक तो ये वोडाफोन का हो गया, एक और केस होता है केन एनर्जी, क्योंकि भारत सरकार ने क्या कहा था 1961 से जिसने भी ऐसा किया है हम सब पे ऐसा टैक्स लगाएंगे। तो एक और ऐसा केस केन एनर्जी का था। इसमें क्या होता है, ये भी चले जाता है नीदरलैंड में। इस केस में नीदरलैंड कहती है इंडियन गवर्नमेंट टैक्स हरासमेंट कर रही है, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखवाई थी। क्या कर रही है इंडियन गवर्नमेंट? टैक्स हरासमेंट, कि जहां टैक्स नहीं लेना है, पहले कोई लॉ नहीं था, अब अननेसेसरी वो टैक्स के लिए डिमांड कर रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट पे फाइन लगाया जाए। ठीक है, फिर इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है? नहीं, हम कोई रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगा रहे, हम उसको हटा रहे। तो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स रिमूव कर दिया गया, और उसमें फिर कहा गया कि कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और अगर अभी तक किसी कंपनी से टैक्स लिया भी गया है तो उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम थी इनकम टैक्स एक्ट में, वो बहुत पुराना था और उसमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी थी। अगर होती तो ये सारी प्रॉब्लम ही ना आती। ठीक है, अब लिखना क्या है?
मयूरी का क्वेश्चन। কোনখন তালিকাত ৰাজ্যসমূহ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, पहले तो ये आया ऐसा करते क्यों थे लोग? टू अवॉइड पे কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ একচেটিয়া ক্ষমতা আছে সংঘৰ তালিকাত। इन इंडिया ৰাজ্যিক নীতি নিৰ্দেশনামূলক নীতিসমূহ সংবিধানৰ চতুৰ্থ খণ্ড the foreign companies usually create সংবিধানৰ চতুৰ্থ খণ্ড কোনটো মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত shell companies সম্পত্তি অধিকাৰটো মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে। to indirectly transfer Indian asset? কোন তলৰ কোনটো কোনো মৌলিক অধিকাৰ নহয়? বন্ধ ঘোষণা কৰা অধিকাৰটো কোনো মৌলিক অধিকাৰ নহয়। ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ ক'ত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে? ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ সংবিধানৰ তৃতীয় খণ্ডত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। ठीक है, अब इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि 2007 में वोडाफोन बॉट शेयर्स ऑफ CGP कंपनी, केमन आइलैंड बेस्ड शेल कंपनी ৰেলৱে হৈছে From? কোন তাৰিখৰ পৰা ভাৰতৰ সংবিধান বলবৎ কৰা? HTIL 26 জানুৱাৰীৰ পৰা। company based in Hong Kong. Thus, Vodafone became owner of Hutch. Because CGP company owned Hutch company. और सिमिलर केस था कौन सी कंपनी का? केन एनर्जी। কোন চনত অসংলগ্ন আন্দোলনৰ প্ৰথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল? 1961 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰত। वोडाफोन और केन एनर्जी दोनों ही नीदरलैंड गए थे, जिसके बाद नीदरलैंड में ये कहा गया था कि इंडियन गवर्नमेंट टैक्स हरासमेंट कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट पर फाइन लगाया जाए। तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रिमूव कर दिया गया था कि अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा और अगर लिया भी गया है अभी तक तो फिर उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। 1915 চনত হিন্দু মহাসভা গঠন। कह रहे মুছলিম লীগ গঠন হৈছিল 1906 চনৰ 21 ডিচেম্বৰ 30 ডিচেম্বৰ 1906 চনৰ 30 ডিচেম্বৰ। কিমান চনৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ গঠন হৈছিল? 1885 চনৰ 28 ডিচেম্বৰত। इसके बाद 2016 और 17 में एक राजस्व ज्ञान संगम हुआ था। 1989 চনত মানে 1989 राजस्व ज्ञान संगम ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় বিভাগ 2016-17 में। ন্যায়ালয় লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ ন্যূনতম বয়স 25 বছৰ হ'ব লাগে। ठीक है, ये किस लिए था? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচনৰ तो इसमें रिफॉर्म्स निकाले गए थे टैक्स टेररिज्म या टैक्स हरासमेंट को रिड्यूस करने के लिए। ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ সাংবিধানিক মুৰব্বীখন ৰাজ্যপাল। কিমান চনৰ মাৰ্চ মাহত ডেভিড স্কট আৰু গোবিন্দ চন্দ্ৰৰ মাজত বদৰপুৰ সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল? 1826 मेहर, जिज्ञासा, भूमिका, प्रियंका, श्यामा प्रिया और काफी सारे बच्चे इन
इन सबको अलग से मेरे को इनविटेशन देना पड़ेगा कैमरा ऑन करने के लिए। इतना लिखा सबने? ये जो राजस्व ज्ञान संगम हुआ था इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के टॉप ऑफिशियल्स थे। ठीक है, इसमें डिसाइड हुआ था कि 2 लाख से ज्यादा अगर कैश ट्रांजैक्शन होता है तो उसको उस पर बैन लगाया जाए। ठीक है, इस ज्ञान संगम में एक साइड पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया था टैक्स इवेजन के लिए, वहीं दूसरी तरफ जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए थोड़ा फ्रेंडली भी हो गया था। ठीक है, कितना लिख लिया सबने? ওঠৰশ 35 চনত পঞ্চম ব্ৰিটিছ বিষয়া জয়ন্ত ৰাজে দখল কৰিছিল কেপ্টেইন লিষ্টাৰে। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास सीए होते हैं, वो इजीली टैक्स फिल कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इंडिविजुअल भी होते हैं, कंपनी भी होती हैं, जो छोटी कंपनी होती हैं, वो उनके लिए इतना इजी नहीं है कि अब वो सीए को हायर करें और इतना डॉक्यूमेंटेशन वर्क करें। तो एक ये लेके आएगा प्री फिल्ड ऑनलाइन फॉर्म्स फॉर टैक्स पेयर्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा सबका सारा डेटा बैंक, एनबीएफसी, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, ईपीएफओ, एम्प्लॉयर्स टीडीएस सबमिशन एक्सेट्रा, ये जितनी भी चीजें हैं सबसे कलेक्ट कर लेती है। 1970 চনৰ ডিচেম্বৰত কোন চনত লাচিমা কেঁচুপিত হৈছিল? 1894 চনৰ 21 জানুৱাৰী। और हम जब टैक्स फाइल करने जाते हैं तो हमें प्री फिल्ड अहम राज्य है फॉर्म मिलता है, provides you with a pre-filled tax return containing your salary, income, capital gain from shares, bonds, bank interest, etc. ठीक है, इससे क्या होगा? इनकम टैक्स जो पे कर रहे हैं उनका टाइम, एनर्जी दोनों ही सेव होगा। सीए को कंसल्ट करना नहीं पड़ेगा। एक्यूरेसी होगी क्योंकि सारा डेटा ऑलरेडी फिल्ड है, तो जो गलती एक सीए या कोई और अगर हम भरते तो हो सकती थी, वो भी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये शायद पहले क्या होता था कि पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती थी टैक्स पे करने के लिए, है ना। इसमें क्या लाया गया कि आधार कार्ड देके भी इनकम टैक्स भर सकते हैं, बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद पैन कार्ड इशू कर देगा डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। ठीक है,
फिर एक है फेस लेस इंटरेक्शन बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड टैक्स ऑफिशियल्स। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब पासपोर्ट बनवाते हैं तो जो वेरिफिकेशन के लिए पुलिस आती है वो पैसे मांगती है, सुना है कभी? जल्दी से डॉक्यूमेंट्स पूरा वो क्लियर नहीं करती, बहुत टाइम लगा देती है, जो काम 15 दिन का है उसमें 1.5 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, डिले करते रहते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है। बिल्कुल वैसा ही इसमें भी होता था कि पहले फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिशियल्स का, जिसकी वजह से करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा होते थे। तो गवर्नमेंट लेकर आई फेस लेस इंटरेक्शन बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड टैक्स ऑफिशियल्स। इसमें क्या होगा, कंप्यूटराइज लॉटरी के जैसे होती है ना, वैसे ही बेसिस पे आईटी ऑफिशियल असाइन होगा और उस ऑफिस जो ऑफिसर होगा उसको कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, पर्सन का नेम डेजिग्नेशन कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे और फेसलेस मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा, ईमेल जूम या वीडियो कॉन्फ्रेंस कुछ वैसा उस पर रिप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये किस लिए था कि करप्शन वगैरह ना हो सके। आप ये लिख लो कभी मेंस में कहीं कोट करना, ये क्या है ये। ठीक है, एक होता है DIN नंबर, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी कोई टैक्स ऑफिशियल कोई समन भेजे, कोई अरेस्ट मेमो भेजे, इंस्पेक्शन नोटिस भेजे, कुछ भी मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट भेजे तो उसका एक DIN नंबर होगा, कंप्यूटर जनरेटेड होगा ये। और आगे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इस नंबर से निकल जाएगी। तो एक डिजिटल डायरेक्टरी ऑफ कम्युनिकेशन ये बना देगा टैक्स अथॉरिटीज और टैक्स पेयर्स की, टैक्स अथॉरिटीज और टैक्स पेयर्स के बीच में। ठीक है, इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, फास्टर क्लियरेंस ऑफ केसेस। क्यों? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे अवेलेबल होगी। क्लियर है? अगर किसी डॉक्यूमेंट, ये किस लिए लाया गया था कि फेक, जैसे सपोज कोई वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा ही नहीं है नोटिस और आपके पास नोटिस आ जाए कि ये आपको इनकम टैक्स इतना इतना पे करना है, तो अगर उस पे DIN नंबर नहीं है तो पता लगाया जा सकता है कि ये फेक है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे DIN नंबर नहीं है उसको इनवैलिड माना जाएगा। तो जो करप्ट ऑफिशियल्स होंगे, जो फेक नोटिस भेजते होंगे, उनसे ये लोगों को बचाएगा, हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग, इन सब चीजों से बचाएगा। ठीक है,
मैंने आप लोगों को कहा था कि चार्टर क्या होता है ये आप पढ़ेंगे, बताया था? गवर्नेंस में, गवर्नेंस का टॉपिक है, मैंने कहा था कि ये आप रीड करेंगे, और फिर मैंने लिखवाया भी था, और मैंने ये भी कहा था कि सब कुछ मैं आपको लिखवा ही चुकी हूँ। याद है किसी को? कमिटमेंट्स कुछ होते हैं उसमें, ड्यूटीज, कमिटमेंट्स। सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं, ठीक है? यहाँ मेरे पास याद है ना सबको, या मैं ढूंढूं वो स्लाइड? याद है सबको? वैसे ही टैक्स पेयर्स का एक चार्टर बनाया गया था 2020 अगस्त में। 2020 अगस्त। इंडियन टैक्स पेयर्स चार्टर कब रिलीज हुआ था? अगस्त 2020 में। इसमें लिखा हुआ था यू विल बी ट्रीटेड इन एन इम्पैशनल प्रोफेशनल मैनर, you will be treated presumed to be honest unless there is a reason to believe otherwise। मतलब ऐसे ऐसे कुछ चीजें लिखी हुई थी, मैं रीड कर रही हूँ, बस एक ऊपर से बस सुन लो। We will provide complete and accurate information about rules and complaint mechanism etc. Or we will collect only correct amount of tax. We will respect your privacy and confidentiality. We will hold our office accountable for other wrongful actions। और ये सारे पॉइंट्स उसमें लिखे हुए थे, बेसिक पॉइंट्स की लोगों को पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं। और आपको जैसे पहले ब्लेम किया गया था इंडियन गवर्नमेंट पे कि टैक्स हरेसमेंट हो रही है, तो वो चीज ना हो इसलिए ये निकाला गया था, ठीक है? कुछ ग्लोबल ट्रीटीज हैं। टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, इंडिया ने मल्टीपल कंट्रीज के साथ साइन किया था। इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी, जैसे शेल कंपनी का हमने एग्जांपल लिया, तो वो कंट्री भारत को बता देगी कि ये एक ऐसे कंपनी है और ये भारत का पैसा ऐसा इसमें आ रहा है, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होगी, उसके लिए ये दी गई थी। इंडिया ने साइन किया है मल्टीपल कंट्रीज के साथ। इट एनेबल्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन to detect tax avoidance and tax evasion। And mutual sharing, mutual sharing of information to detect tax avoidance and tax evasion, ठीक है? टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में डिफरेंस पता है ना? 2019 में इंडिया ने ये एग्रीमेंट मार्शल आइलैंड के साथ साइन किया था। स्विट्जरलैंड के साथ भी साइन किया था, लेकिन स्विट्जरलैंड ने कहा कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो 2018 से पहले की है वो शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उनके प्राइवेसी के कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है? अब शायद स्विट्जरलैंड को पता हो कि उसके बाद कोई कंपनी फॉर्म ही नहीं हुई है, ठीक है? एक है यूएसए फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस।
इसमें क्या है कि जितने भी दूसरे कंट्रीज हैं वो इंफॉर्मेशन देंगी यूएसए को कि अमेरिकन ने कितने एसेट्स लिए हुए हैं। जैसे इंडिया का बैंक या इंश्योरेंस कंपनी या चाइना का कोई बैंक या म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, वो यूएसए को इंफॉर्मेशन दे रही है। किस चीज की इंफॉर्मेशन? कि अमेरिकन ने कितने एसेट्स लिए हुए हैं इन कंट्रीज में। ठीक है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट लिखेंगे टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ये जॉइंट इनिशिएटिव है यूएनडीपी और ओईसीडी का। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये किस लिए है? ट्रेनिंग और नॉलेज शेयर करने के लिए टैक्स इंस्पेक्टर्स के साथ क्रॉस बॉर्डर। भारत इसका मेंबर है और भारत भी ट्रेनिंग दे रहा है अफ्रीका की कुछ कंट्रीज को। ठीक है, मयूरी, पंकज, नेहल, भूमिका, रोशनी, आयुषी, जयश्री, लिख लिया इतना सबने? यस मैम। एक एमसीक्यू है CAPF 2024 which of the following two organizations are part of TIWB? ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, TIWB। TIWB। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए यूएनडीपी और आसियान, बी ओईसीडी और आसियान, सी यूएनडीपी और ओईसीडी, और डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और आसियान। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप लोगों को पता है? अभी तो आप लोगों को आंसर पता होगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा है यूएनडीपी और ओईसीडी। मैम आप थकते नहीं 6 घंटे बैठ के पढ़ाते हुए? मैं भी सोच रही हूँ फटाफट से आप लोगों का सिलेबस खत्म हो, क्योंकि 6 की तो सिर्फ क्लास होती है, उससे पहले और बाकी काम होते हैं। फिर मुझे रात में रिवाइज करना होता है, जो मुझे नेक्स्ट डे पढ़ाना है वो पूरा डिसाइड करना पड़ता है कि अच्छा आज ये टॉपिक करवाना है, उसको एक बार गो थ्रू कर लिया। तो मैं भी सोच रही हूँ फटाफट खत्म हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। बट हाँ, मुझे मजा आ रहा होता है पढ़ाने में भी। मैम और क्या क्या टॉपिक्स बचे हैं? क्या क्या टॉपिक्स बचे हैं? अभी जीडीपी इन्फ्लेशन वाला पूरा टॉपिक है, बीओपी है, बट हाँ इसके बाद सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कितने नोट्स बन गए आप लोगों के? कोई दिखाएगा? मयूरी, ये तो बहुत कम ही है। और कोई?
मयूरी की राइटिंग अच्छी होगी, छोटे छोटे। एक डायरी तो खत्म हो गई और दूसरी कॉपी अभी चालू हुई है, पर ये डायरी छोटी दी थी तो। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स यूपीएससी 2021 में। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर, अगर आप डेली देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। इसमें पूछा है कि which of the following effects of creation of black money in India has Which been the of main the cause of effect worry of to the creation government of of black India? money in India ठीक है, has been क्वेश्चन the समझ में आया? no मयूरी को नहीं आया? रिपीट करके Which of the following, जो ऑप्शंस है, effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India? आ गया समझ? ऑप्शन है डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ। ऑप्शंस पढ़ के फिर आपने अगर न्यूज़पेपर से नहीं भी कनेक्टेड हो, थोड़ा बहुत बेसिक पता है, तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो उस क्वेश्चन को। सेकेंड ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड एक्सेट्रा। investment थर्ड है लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। और जो सी ऑप्शन है लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये उसकी भी बात कर रहा है, जो किसकी बताओ? इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड। हाँ, तो फिर डी ऑप्शन है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? मैम बी। क्या क्या बोला? बी होगा। नहीं, बी और डी में कंफ्यूजन है मैम। टैक्स इवेशन वाला होगा। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ, वही करेक्ट है विशाल, डी आंसर है। ठीक है। एक वर्ड है रेवेन्यू शॉर्टफॉल। ये तब होता है, सपोज गवर्नमेंट ने सोचा हो कि हमारे, एक एग्जाम्पल की ले रही हूँ, गवर्नमेंट ने सोचा हो कि 100 रुपीज टैक्स आएगा, लेकिन आता है 70, तो जो 30 हो गया वो हो गया रेवेन्यू शॉर्टफॉल। जैसा भी वक्फ बोर्ड वाले में हुआ था, जिसकी वजह से अमेंडमेंट किया उन्होंने, मतलब एक्सपेक्टेड अमाउंट नहीं आया था, तो बिल्कुल 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 वैसा ही कुछ। ठीक है, आगे समझ? कोविड के टाइम पे 2019 और 20 में रेवेन्यू शॉर्टफॉल था। उसके बाद से 2020 ऑनवर्ड से अभी तक सरप्लस में ही है। ठीक है, जो ये 100 मैंने बताया, इसको बोलते हैं बजट एस्टिमेट। जो आया एक्चुअल में वो है रिवाइज्ड एस्टिमेट, और जो निकला वो है शॉर्टफॉल या सरप्लस।
क्लियर है? नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है लैफेट कर्व। ये इसमें ये कहना चाहता है कि अगर एक सर्टेन अमाउंट तक टैक्स इंक्रीज किया जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसके ज्यादा हो जाए एक सर्टेन अमाउंट के बाद तो वो जो पेयर्स हैं उनको डिस्करेज करता है टैक्स पे करने के लिए। कैसे? सपोज टैक्स परसेंटेज है 0%, तो जो कलेक्टेड अमाउंट होगा वो भी क्या होगा? 0। फिर टैक्स परसेंटेज हो जाए 20 और 20 लोग ही उसको सपोज पे कर रहे हैं, मतलब ठीक है 30% कर दिया फिर भी लोग पे कर रहे हैं, लेकिन अब एक लिमिट आ चुकी है। अगर 100 कर दे तो सपोज मयूरी 10,000 अर्न कर रही है और गवर्नमेंट बोले कि हम तो 100% टैक्स लेंगे, तो उसका 10,000 कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास। तो क्या मयूरी काम करेगी? वो क्या करेगी? सच तो मैं आराम ही कर लूं, मुझे तो कुछ पैसे मिल ही नहीं रहे। ठीक है, और ये बात हो रही है डायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट की नहीं। If tax rate are increasing above a certain level, then tax revenue collection will decrease because higher tax rates discourage people from working and encourage them to evade tax. ठीक है, अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे वो टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ से इनकम गवर्नमेंट के पास आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेस भी होंगे जो टैक्स के अलावा होंगे और गवर्नमेंट के पास इनकम आ रही होगी। उनको देखेंगे अब। बजट, बजट, रेवेन्यू पार्ट, उसमें भी रिसीव और नॉन टैक्स रिसीव। हो गया। कैसे होता है? रेवेन्यू, बजट,
डायरेक्ट टैक्स जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, मैट हमने पढ़ा था वो। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज, एक नेशनल कैलेमिटी वाला भी हमने पढ़ा था। ठीक है। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में रेलवे में कुछ पर्टिकुलर मतलब जो कम प्राइस वाली टिकट्स होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो थोड़े अपर लेवल की होती है उस पर टैक्स लगता है। तो जो टैक्स लगा है वो तो टैक्सेबल इनकम में आ गया, जो हमने देखा टैक्स में। जो टिकट का प्राइस है जिन पे टैक्स नहीं लग रहा है वो किस में आएगा? नॉन टैक्स रिसीट्स। हम कहीं जा रहे हैं, हमने टिकट खरीदी, उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, वो किस में आएगा? नॉन टैक्स रिसीप्ट। या गवर्नमेंट को कोई डिविडेंड मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट गवर्नमेंट अर्न कर रही है किसी चीज पे, मान लो कोई लोन दिया था उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, वो क्या आएगा? नॉन टैक्स रिसीप्ट। नॉन टैक्स। कोई ग्रांट मिल रहा है, ग्रांट कहीं से भी मिल सकता है। ठीक है, ये सब कहाँ आएंगे? नॉन टैक्स रिसीप्ट। इंटरेस्टिंग। कोई गवर्नमेंट ने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वो आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट रीपेमेंट। स्टाफ सैलरीज वगैरह सब यहाँ आएगी। स्टेट्स को जो ग्रांट्स दिए जाते हैं, सब्सिडीज दी जाती है, ठीक है। जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है वो यहाँ, जो जा रहा है वो यहाँ, जो टैक्स से आ रहा है वो यहाँ, जो नॉन टैक्स से आ रहा है वो यहाँ। क्लियर है? दो चीजें हैं, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी लेस देन 1 ईयर के लिए खर्चा होता है, या डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो खर्चा चाहिए, जो पैसे चाहिए होते हैं, जैसे सैलरीज, पेंशन, इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडी। ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रिसिटी हम 5 साल में एक बार, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम 5 साल में 10 साल में एक बार पे कर रहे हैं, नहीं ना, वो तो एवरी मंथ चाहिए। तो जो ऐसे एक्सपेंसेस जो डेली एक्टिविटीज के लिए चाहिए वो सारे किस में आएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और जो ऐसे खर्चे हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, जो किसी कैपिटल में लगाया जो आगे कुछ रिटर्न भी दे सकती है, एक लॉन्ग टर्म किसी चीज में पैसा लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर में मोर देन 1 ईयर, वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है। अब टैक्स और सब्सिडी में क्या डिफरेंस होता है? टैक्स जो है वो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो स्टेट लगाता है, और अगर उसको रिफ्यूज कर दिया जाए, टैक्स ना पे किया जाए, तो वो पनिशेबल भी है। सब्सिडी एक बेनिफिट है जो इंडिविजुअल या फर्म को दी जाती है, गवर्नमेंट देती है ताकि उस इंडिविजुअल का या फर्म का थोड़ा बर्डन कम किया जा सके। मैम सब्सिडी एक बार रिपीट करेंगे? A subsidy is a benefit given to an individual or firm by the government to reduce some type of burden. A person may refuse to accept the subsidy. ये पनिशेबल नहीं है। Whereas
टैक्स मैंने जैसा बताया वो रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, वो पनिशेबल है। सब्सिडी में एक स्पेसिफिक चीज प्रॉमिस की जाती है कि ये आपको मिलेगी। जैसे फार्मर्स को वो 6,000 पीएम किसान योजना जो है 6,000 रुपीज मिलते हैं, 2,000 रुपीज करके, तो वो एक तरीके का बेनिफिट है जो प्रॉमिस किया है गवर्नमेंट ने। या फिर इडली 1 रुपी में मिलेगी अम्मा कैंटीन तमिलनाडु में, ठीक है। लेकिन टैक्स में ऐसा नहीं है कि आपने कोई टैक्स पे किया है, सपोज आपने कार ली और आपने जीएसटी पे किया, तो ऐसा नहीं है कि कोई उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। जो बाकी लोगों के लिए है वही मतलब सेम चीज सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि आपको ये बोल दिया जाएगा अच्छा आपने टैक्स पे किया तो आपकी कार एकदम स्मूथ रोड पे हम चलवाएंगे, उसको कोई गड्ढे वगैरह आप लोगों को नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ सब्सिडीज। टाइप्स ऑफ सब्सिडी। मैंने आपने लेट ज्वाइन किया था क्या क्लास? जी मैम। कहाँ से आपका मिस हुआ? मैम मैंने अभी टैक्स नॉन टैक्स रिसीट पे ज्वाइन किया था। अभी भी ज्वाइन किया मतलब आपने? हाँ। तो काफी सारा मिस हो गया। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स तो आपने लिखा ही नहीं होगा। प्री फिल्ड ऑनलाइन फॉर्म्स, DIN नंबर, यूएसए फॉरेन अकाउंट टैक्स, इनमें से कुछ देखा है? नहीं मैम। आप लोग एक दूसरे को नोट्स शेयर कर पाते हो? हाँ मैम कर लेंगे अरेंज, कोई इशू नहीं। तो कर लेना। टाइप्स ऑफ सब्सिडीज। गिवन, फर्स्ट लिखेंगे गिवन इन डायरेक्ट कैश। वैसे तो ये बैंक ट्रांसफर ही होता है, कैश नहीं होता, बट लिखते हैं कैश, तो ब्रैकेट में लिख लो बैंक ट्रांसफर। इसका एग्जांपल है पीएम किसान 6,000 फॉर फार्मर्स। ठीक है। सेकेंड लिखो गिवन इन काइंड। काइंड मतलब किसी चीज से, वस्तु से। काइंड वो दया वाला काइंड नहीं है ये, ठीक है। जैसे स्कूल बैग्स फ्री दे दिए, बुक्स दे दी, यूनिफॉर्म दे दी, कोई चीज दे रहे हैं। मैम मिड डे मील आएगा, टाइम्स नहीं डालना। हाँ, मिड डे मील लिख सकते हैं। थर्ड है इनडायरेक्ट सब्सिडीज। इसके एग्जाम्पल है जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस या स्कूल्स में फीस कम होती है ना, या फिर यूरिया प्रोवाइड कर दिया या मेडिसिन प्रोवाइड कर दी कम रेट पे, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट पे करती है। कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें हम फी पे कर रहे हैं 4,000 रुपीज, जबकि उसकी फीस है 40,000 रुपीज, तो जो 36,000 है वो गवर्नमेंट पे करती है, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। implicit subsidy।
इसमें गवर्नमेंट किसी चीज की सप्लाई को रिड्यूस कर देती है ताकि इंडियन मार्केट, जो डोमेस्टिक मार्केट में के जो लोग हैं वो अपनी चीजें बेच सकें। ऐसा इंडिया ने किया भी था। इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था अमेरिकन चिकन एग्स को। उससे हुआ क्या था कि ये जो एग्स वगैरह इसकी शॉर्टेज हो गई थी और जो लोकल इंडियन इंडस्ट्री थी उनकी जो एग और चिकन थे उनकी डिमांड इंक्रीज हो गई थी। तो कुछ पैसे में नहीं दिया, कुछ चीज नहीं दी, लेकिन किसी चीज की सप्लाई को रोक दिया गया ताकि ऑटोमेटिकली जो इंडियन इंडस्ट्री है वो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाए। कौन सी थी ये इम्प्लिसिट सब्सिडी? क्रॉस सब्सिडाइजेशन। सब्सिडाइजेशन, ग्रोस। इसमें क्या होता है, किसी एक चीज का प्राइस कम कर दिया लेकिन दूसरी जगह पे उस चीज का प्राइस बढ़ा दिया। दूसरी चीज का कैसे? रेल की टिकट्स। मैंने ना कुछ बोलना चाहता है, जैसे रेलवे टिकट्स, जो पुअर लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट थोड़ा कम प्राइस रखती है, लेकिन जो गुड्स जो ट्रेन लेके जाती है उसमें फिर वो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। आगे समझ? तो पैसेंजर टिकट्स को कम कर दिया उसकी इनपुट कॉस्ट से, और इसको कंपनसेट करने के लिए जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं उसको उसके प्राइसेस हाई कर दिए। क्रॉस सब्सिडाइजेशन। क्रॉस सब्सिडाइजेशन। नेक्स्ट है रेगुलेटरी सब्सिडी। सब्सिडी। इसका एग्जाम्पल जैसे कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कंपनीज को कहे कि फार्मर्स को इस रेट से ज्यादा पर यूनिट चार्ज नहीं करना है फार्मर्स से, या किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, या किसी को भी ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस दे। ठीक है? क्लियर है इतना? फिर है इंटरेस्ट, हाउसिंग लोन्स, इंटरेस्ट ऑन एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन सबको प्रमोट करने के लिए कुछ पार्ट लोन का गवर्नमेंट पे कर देती है। ठीक है? मैंने इसमें सूर्य घर योजना आएगा। क्या आएगा? वॉइस कौन सी योजना? सूर्य घर योजना, मुफ्त सूत्र। बिजली योजना वो चल रही हो। पहले तो ये बोल कौन रहा है मुझे? ये जयश्री। हाँ सॉरी मैम, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है। मैम सूर्य घर योजना जो अब चल रही है ना, वो इसमें आएगा। हाँ, इसमें लिख सकते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन में। ठीक है? और जितने भी मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाई थी कि ये लोन पे नहीं कर पाए तो इसमें गवर्नमेंट ने पे किया आधा, ये सब वो सारी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है? प्रोक्योरमेंट सब्सिडी।
रिक्वायरमेंट सब्सिडी वही कितनी हुई टोटल? 8। 8। अब सब्सिडीज का इम्पैक्ट क्या है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, ये लिखेंगे। अब जैसे हेल्थ केयर में कोई सब्सिडी दी जाए, एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, एलपीजी, सोलर पैनल्स, विंड मिल्स, इन सब पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या चीप एलपीजी अगर प्रोवाइड किए जाए तो जो पुअर लोग हैं वो लकड़ी और उन सब का यूज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ट्रीज कम होंगी, जिसकी वजह से इंडोर पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे। लेकिन अगर डीजल केरोसिन पे सब्सिडी प्रोवाइड की जाए तो ये एनवायरनमेंट पे नेगेटिव असर डालेगी, लोग डीजल ज्यादा यूज करेंगे। यूरिया पे सब्सिडी अगर प्रोवाइड की जाए तो ये भी नेगेटिव असर डालेगी। क्यों? फार्मर्स को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, उन्हें तो सिर्फ इतनी चीज पता होती है कि यूरिया अच्छी रहती है, वो क्या करेंगे, भर भर के यूरिया डालेंगे, जिसकी वजह से अब हर किसी चीज की एक उसको बर्दाश्त करने की लिमिट होती है। तो सॉइल की भी एक बर्दाश्त करने की यूरिया को एक लिमिट है, उसमें अगर ओवर डाल दी जाएगी तो सॉइल भी खराब होगी। सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एल्गी ब्लूम, इन सब की प्रॉब्लम आएगी। तो सब्सिडी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट है। इतना लिख लिया सबने? एक वर्ड है सब्सिडी लीकेज। सब्सिडी लीकेज जब कोई अच्छा सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है पुअर लोगों को, अगर कोई बहुत रिच पर्सन है जिसको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वो फेक आईडी बना के या ये शो करके कि किसी भी तरीके से ये शो कर दे कि मुझे इसकी नीड है, ठीक है, और वो सब्सिडी ले रहा है, तो ये क्या है, जिन लोगों को जरूरत नहीं है उनको भी सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी लीकेज। जब कोई इनएलिजिबल रिच पर्सन सब्सिडी लेता है, कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा हो रहा था कि जो ये आयुष्मान भारत के अंदर जो हॉस्पिटल्स एम्पैनल किए गए थे, उनमें लोग उतरते थे BMW, मर्सिडीज जैसी कार से और ऐसी जगह पर जाके अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो ये जो पॉइंट है वो है सब्सिडी लीकेज। ये अननेसेसरी गवर्नमेंट पे बर्डन क्रिएट करती है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकाला गया जन धन बैंक अकाउंट, जिसको लिंक किया गया आधार, पैन कार्ड वगैरह से, ये अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए इनके। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे जो इन्फ्लेशन था वो काफी इंक्रीज हो गया था, तो जो हम चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, फर्टिलाइजर, खास करके पोटैश नाम का जो फर्टिलाइजर आता है, वो मतलब इन्फ्लेशन काफी था, उसकी वजह से जो सब्सिडी का बिल है वो भी ओवर क्रॉस हो गया था।
फर्स्ट पे कमीशन कब आया था? अभी कौन सा चल रहा है? 16। हाँ, सॉरी फाइनल। 7 चल रहा है, 8 आने वाला है। ठीक है। और फर्स्ट पे कमीशन कब आया था? मैंने कब आया था? अभी तो आप बोल रहे थे, कब आया था? गेस करा था 50s में होगा। 1947। ठीक है। सेकेंड आया था 1959, थर्ड था 1973। हर जो ये पे कमीशन आता है ना, इसके बाद कुछ 15-20% जो सैलरी है वो इंक्रीज होती है। इन्फ्लेशन के साथ साथ थोड़ी बहुत वैसे भी होती रहती है, लेकिन पे कमीशन जब चेंज होता है तो ज्यादा इंक्रीज होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेजुटी, एलटीसी ये सब मिलता है, आप लोगों को पता होगा। अग्निवीर स्कीम के बारे में जरूर एक बार पढ़ लेना। वन रैंक वन पेंशन के बारे में एक बार रीड कर लेना। इसमें वैसे ये था कि बीच में जो वो लेकर आए ना कि 2000 से पहले जिनकी, सुना है आप लोगों ने न्यूज में? हाँ, तो ये वन रैंक वन पेंशन क्या है, 2015 में आया था। ये भी एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना क्या है। उससे पहले क्या? हाँ मैम, आपने आगे से वन रैंक वन पेंशन से पहले अग्निवीर। एक मिनट लगाओ। कितना हो सकता ओके ऑफ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल पार्ट। जो अभी हम देख रहे थे वो रेवेन्यू पार्ट था बजट का। ओके प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे भी सेम चीजें हैं। जो गवर्नमेंट को पैसे मिले वो रिसीव, जो जाने हैं खर्च हो गए वो एक्सपेंडिचर। ठीक है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने कोई लोन दिया है यूनियन को,
या इन्वेस्टर कोई शेयर खरीद रहा है, बाइंग शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या हुआ ये डिसइन्वेस्टमेंट? बाइंग शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, डिसाइड। सेम चीज एक्सपेंडिचर में, जब यूनियन किसी को लोन दे रही है, स्टेट को या किसी को भी, तो यूनियन गिविंग लोन टू स्टेट्स टू बिल्ड स्टेट हाईवे या कुछ मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। हमने बासेल के बारे में पढ़ा था, BASEL, याद है? ये नहीं आएगा, बासेल रिकैपिटलाइजेशन। Tower Isar Line. কে আমগো সিলেবাস দিছে ও সিলেবাস দিছে এইবার যেটা হবে ওইটা এক পার্ট আসবো আর 5 পার্ট कितना लिखा सबने? স্যার কইছে কি বন্ধ স্যার কইছে যে কিবা দিবস আছে নয়তো কই আমগো স্যার তো কয় নাই अब है फॉरेन। इस टॉपिक को ना मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा इस पे स्क्रीन पे, और मेरे को फोन भी चाहिए। मेरा फोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कि सोच रहा हूँ लैपटॉप से कनेक्ट कर लूँ, लेकिन फिर वॉइस की और उसकी प्रॉब्लम आएगी, वीडियो की। जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब इसी से रिलेटेड है बट थोड़ा सा अलग है। जो इसका पूरा चार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में लिखवाऊंगी, ठीक है? तो ये 5-10 मिनट हम कुछ और पढ़ेंगे। फॉरेन बोरिंग्स, আমি আমলা খাইছি দিদি মিষ্টি মিষ্টি আর ভালো লাগে বিক্রিটা আমলা যে সন্ধ্যা সন্ধ্যা बोरोइंग्स एंड फॉरेन करेंसी। হঠাৎ করে জড়াই উল্টান করে খাই এমনি এইখানে খাও না সকালে খাও এরকম খাও না क्या होता है कि भारत में जो इंटरेस्ट हमें पे करना होता है, लोन्स वगैरह जो भी हम बोरिंग्स जो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा है फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब हमें अपने बोरिंग्स बाहर से इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि भारत की जो बोरिंग्स हैं वो लोवेस्ट है, बहुत कम है, 5% है सिर्फ। तो इसको इंक्रीज करना चाहिए। अब इसके फेवर में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं और इसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा करना चाहिए, ये किसने कहा था? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। कब कहा था? 2019 में। अब इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है? তুমি যে ওই যে এইটা পড়াশোনা না ভারত মাকি পাঠ ওটা আজকে আইছিল ডিসি করতে আজকে আনছিল হমাস বিচিত্র আসবে না না আছে আসবো আমি স্কুলে গেছিলাম দেখা হয়েছে अगर गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री से लोन लेती है, तो जो भारत की कंपनीज हैं वो डोमेस्टिक
कंपनीज को पैसा दे सकती हैं। प्रश्न देखो खातार उत्तर कोई LIC का अगर हम एग्जांपल लें तो उसको ना अगर हम डिस्टर्ब करें, गवर्नमेंट उसको डिस्टर्ब ना करे शेयर्स वगैरह किसी भी चीज के लिए, तो वो डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं, जो भारत की ये सारी चीजें हैं, उसमें ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो एक तो फेवर में ये आर्ग्यूमेंट था कि कॉर्पोरेट्स विल बी एबल टू मोबिलाइज मोर फंड्स फ्रॉम लोकल मार्केट्स, जिससे क्या होगा, फैक्ट्री का एक्सपेंशन, बिजनेस का ग्रोथ, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, GDP ग्रोथ। ठीक है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं जैसे USA, वहां पे लोन के इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को चीपर लोन्स मिल जाएंगे। বৈশিষ্ট্য দিছে পটাটো 50 বৈশিষ্ট্য In the advanced economies such as USA, the loan interest rates are very low, so our Indian government may be able to get cheaper loan. লিখো পটাটো और ये कहा गया कि अभी हम सिर्फ 5% ले रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत उसका 6% या 7% हो भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। ठीक है। If we borrow a little more from external sources, it won't harm. দেখো পড়লা রাইছে পাব আমি অন্য খাতা তুলে নিয়েছি স্যার, বাকি খাতা দেয়া অন্যটা তুলে নিয়েছি। অন্য নাই ওই লেখাটা নাই নাকি? ওই খাতাটা তুই আইছি, এটা ভাইবে আমি এটা নিয়ে আইছি। আমি আনতে পারবো না, লাগবো না, আমি জানছি। Clear है इतना? লেখা থাকলে আমার মুখস্থ হবো। মা মা দেন আমাদের কি করছে মা ठीक है इतना नहीं क्लियर? हाँ अब अगेंस्ट में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्सचेंज रेट रिस्क। চারটে শার্ট পেয়েছি আমরা যখন আইছি চারটা বাজে। सपोज साढ़े जब 23 लोन लिया तब $1 मान लो 60 रुपीज का हो, लेकिन बाद में ये $1 80 जैसे अभी 85 है का हो जाए तो हमें ज्यादा रुपीस पे करने पड़ेंगे। ठीक है मयूरी? यस मैम। If rupee weakens তাহলে এটা দেওয়া হচ্ছে না এদিকে against the dollar, স্যার এই জায়গায় বলে হামলা হবে। থাক মরলো মরলো তারপর नेहल आप डोर क्लोज कर सकती हैं। कैमरा ही ऑफ कर दिए। এটা লেখা বেপন স্যার কাক বলে ठीक है। স্যার এটা লেখা দাপন একবার কি সব লেখমু একটা একটা কোন নাম্বারটা এটা লেখা লাগবে না। If rupee weakens against the dollar during the bond tenure, 28 কো স্পিড করলে আমি ওটা পাই না। the government would have to return more rupees to pay back the same amount of এগুলো পড়া লাগবে স্যার। dollars. এক প্রতি একক আয়ত পদার্থ Then the loan may turn out to be more expensive কলম পড় than originally anticipated. आयुषी आपका कुछ मिस हुआ है क्या? मुझे सुबह से लगा कि मेरा कैमरा ऑन है, फिर मैंने देखा कि मेरा कैमरा ऑफ है तो मैंने ऑन अच्छा किया। ठीक है। অফ হয়ে গেছে। যাই স্যার এই যে স্যার इतना लिखा करना है। নম্বর প্রশ্ন
होता क्या, एक जो आर्ग्यूमेंट दिया गया वही दिया गया कि अगर एक बार ये डोर ओपन हो जाता है तो इसकी लत ना लग जाए, ऐसा ना हो कि फिर हम बोरिंग्स करते जाएं। तो एक आर्ग्यूमेंट ये था कि इट्स ट्रू दैट प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट एक्सटर्नल बोरिंग इज वेरी लो, बट वंस दिस डोर इज ओपन्ड subsequent governments may get tempted to borrow more and more from the foreign sources। किसके लिए? अपने वेलफेयर स्कीम्स के लिए, खास करके जब इलेक्शन वगैरह का टाइम हो। আরম্ভ হল খাল্লা ঠিক আছে ওই মাঝখানে বস আর তুই ঠিক আছে और एक आर्ग्यूमेंट ये दिया ঠিক বস कि इससे बेटर होगा বসো कि हम চলো फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट इंक्रीज करें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, আরে এই যে রাখো ताकि हम एफडीआई को इंक्रीज कर सके, फॉरेनर्स को यहाँ ला सके, ना कि इंडिया बाहर जाए बोरिंग्स के लिए। হ্যাঁ বস সিজে হাফ দে ठीक है, সিজে হাফ দে better to increase the foreigners investment limit in government security আল্লাহ হইলো and attract them to come to India rather than we going abroad to get হ্যাঁ their money in dollar currency। কই একজন কই তোমার গ্রুপে কই একজন উর্মিলা স্যার মোর ভাই আর কদিন পর আসবে। স্যার বাপ্পি ठीक है, ভাই বাপ্পি সাপ্পি বাদ দে, নিজের চিন্তা কর। इतना लिखा सबने? লিখা পরীক্ষা হলে তো বাপ্পি অল্প পড়াম হ্যাঁ শান্তি नेहा, रोशनी, आयुषी, मयूरी, पंकज, शिवम, काम। मोनिका, सबने लिख लिया? দে কাম ইনসিক স্যার গনি तो अब इन आर्ग्यूमेंट से आप लोगों को क्या लगता है, লেখা হয় থাকে क्या करना चाहिए? আমার ভিডিও পাই। বাইরে আমার लास्ट वाला बेटर वाला নাম লিখো এদিকে তোর কলম আর উপরে আমার থাক, কার কলম ভাই এর জায়গায় পরে পড়ার সময় আমি দিতে। चैलेंजेस ज्यादा हैं, দে বার কর जो फेवर ফটাফট में বইটা বার आर्ग्यूमेंट्स কর दिए गए उससे। স্যার আমি ভুলে গেছি। तो अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं আমি টাকা দিছি তো তোকে फ्रॉम द अफर्मेशन। এবি থেকে শুরু করবি लास्ट ऑप्शन पंकज ऐसा नहीं है कि लास्ट ऑप्शन क्या है, मैंने तो आपको इन फेवर और अगेंस्ट दोनों के 3-4 कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं। দেখাবি না দিয়ে तो अब मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अब क्या करना चाहिए, फॉरेन करेंसी से मतलब फॉरेन से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो लास्ट वाले ऑप्शन का तो मतलब ये দে বার কর आंसर ही বার नहीं है। কর ফটাফট আর কি না লেখছি मैं तो ये पूछ रही थी कि आप फेवर में हो, इस साइड हो या इस साइड हो? এই দুইটা যে সামনে ইম্পর্টেন্ট দে বার কর ভাই আর কি तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम द अफर्मेशन एनालिसिस इट्स एविडेंट दैट द challenges outweigh the potential benefits। আপনি ডাবু মালা কইছো বন্ধ না স্যার আমরা দিলে লেখি কি কোনটা লিখবি এবিসিডি হ্যাঁ ও স্যার আমাদেরকে এই যে এরকম এবিসিডি ওদের সাথে বল। এটা ঘরে লিখবি, এটা টিউশনে না হয়, টিউশনটা সে বাজনে আছে এটা শিখা डॉक्टर रघुराम राजन স্যার ওই যে এরকম শিখতে এটা ঘরে are শিখবি apprehensive about ফটাফট sovereign borrowings from external markets in foreign currency। তাই কেন ওটা मैम নিলো एक और चीज कि अगर हम फॉरेन जस्ट স্যার এক এক ক্লাস হবে मैम रघुनाथ राजन কি হইছে কি প্রবলেম ও এক এক ক্লাস হবে रघुराम राजन are apprehensive about আমার তিনজনের হবে স্যার। বস মিডিলে না ওই পকে বস। sovereign borrowing from external market in কি কার foreign currency। एक और चीज जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी जापान का, जब मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर हम ऐसे लोन लेते हैं तो उस पर कौन कौन से टैक्स लग जाते हैं,
फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट भी लगता है। याद है वो सारे जो 5-6 लिखवाए थे, वो सब भी एक नेगेटिव इसका पॉइंट है। Therefore, this idea, though well intended, requires more Pali. deliberation. বার করো। कंक्लूजन है सीधा सीधा आंसर का, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ये जो कैसे कंफ्यूजन ऐसे दास का माँ ए थांनो मना और अगर फेवर में अरे। लिखना है तो आप लिख सकते हैं कंसिडरिंग अबव पॉइंट्स दे sovereign कोई borrowings खबर from फिनाने बोल external थानो को मानी markets बेलाय दे ने फटाफट देखते आसी चुन ने काम foreign currency दारो दाखला may not be a bad idea दे आसी दे काम दारो दाखला provided दारो दाखला that it's दारो done खलाय in ने a लाउची judicious लाठी दे लाठी दे कोई स्किल लो कोई স্যার এই যে আমার কাছে আছে দে। একটা স্কেল दे স্যার বন্ধু হইছি এইটাতে টাকা কাটি তো दे মারবো না তো ও স্যার লাগি कितना लिखा सबने দে আমাদের তাও বাইটা গান বলো वासा नहीं दारो राय देखो ने পাগলি এরকম না হয়তো दे दे सीधा सीधा এই জানাগুড়ি স্কুল काय স্কুল दे 8 types की undertakings है जो गवर्नमेंट सीधा करती सीधा है सीधा सीधा दे types of commercial industrial আমিও ভয় করে গেছি আমিও ভয় গেছি undertakings owned by government ওই সোনালি নেড়ে নে আমাকে ভয় লাগে মুভি দেখব দিন তো চাপ বিষয় মারে মারে না আমি তো না মানে এমনি মারে না ওইদিকে যে বলতে আসলো एक है डिपार्टमेंटल মাসি আর আমি টিউশন করতেছি ওরাও জিজ্ঞাসা জন ফাইনাল করতে সময় যে ওরা বলছে কি undertakings না জানি না তোদের কত তালে আমি statutory दे दे government companies कुतुब देखिसे अटेंडेंस अटेंडेंस ने ना ने তোমার ক্লাসে নাই আমগো নাই স্যার আমার আমার অ্যাটেন্ডেন্স হবে আর মোবাইল দেন নাই যে ওইটাই ওই স্ক্যান হাজিরা হয়নি আমার হাজিরা না ওইটা শোনা তো তুই জানিস না স্কুলে মোবাইল দেন না হাজিরা এটা জানুম তো এই জায়গায় না সি ডি আজকে ইংলিশ আমি রিডিং করব আজকে হাজিরা ফাস্ট করে না না কাজে इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो अभी 1 घंटे बाद होगी ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं बचा तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर सकते हैं পাগলি জানি যে কান দিলো ठीक है अभी हम इस क्लास को यहीं पूर्ण करते हैं और एक ब्रेक लेते हैं। मैंने जो आपको मिस हुआ है वो आप जो भी कोऑर्डिनेटर के नोट्स ले सकते हैं वो ले लेना ठीक है। পারবি तो इस क्लास को यहीं पूर्ण करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम 6 बजे मिलते हैं নালে বেন্ড পড়ে খাবো ठीक है। তোরা কোনটা লিখা আছে সময় নষ্ট করিস কেনে